हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। सो ये हमारा पार्ट 7 है ऑफ टॉप 500 MCQs ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। ये हमारी सीरीज़ चल रही है MCQ की टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसका हमारा ये 7th पार्ट है। तो हमारे ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 25 और क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है विच, लेट मी टेक द पेन जस्ट अ सेकेंड। ओके, Question number 1, which of the following set of statements reflects the basic characteristics of teaching? इनमें से कौन कौन से basic characteristics है टीचिंग के? कोड बेस्ड क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस में थोड़े जम्बल्ड से लेके आई हूँ, कुछ इजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं, तो आप देखिए। अब फर्स्ट इज टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग। टीचिंग ट्रेनिंग की तरह ही है। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग वन वी टीच। कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन इंस्ट्रक्शन और कंडीशनिंग। टीचिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है। टीचिंग एक टास्क वर्ड है, वाइल लर्निंग इज़ एन अचीवमेंट वर्ड। टीचिंग गिव्स मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। जो वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। एक कोई भी है वो टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है विदाउट लर्निंग। कोई लर्निंग नहीं हो रही फिर भी वो पढ़ा सकता है। सो व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस? लेट्स सी। Let's solve this question. Let me first see what your answers are and then we'll solve this question. Okay. Teaching is same as training? No. Teaching और training में बहुत difference है. Then there is no difference between instruction and conditioning. Again wrong. No. Okay. बिल्कुल instruction conditioning में बहुत difference है. Teaching is related to learning? Yes. दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। देखिए, अब जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स हमारा कोड जो ए है वो ऑब्वियसली रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो अब हमारे ऑप्शंस इन दोनों में से बचे। सेकंड अगेन रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन है इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर तो वैसे आ ही चुका है बी, बट हम फिर भी इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर टीचिंग इज अ टास्क वर्ड। बिल्कुल, टीचिंग टास्क होता है और अचीवमेंट होता है आपका लर्निंग। टीचिंग मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। ट्रू, वेरी ट्रू। और कोई लर्निंग अगर नहीं हो रही तो टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमारा ऑप्शन 3, 4, 5 बिल्कुल करेक्ट है। एंड हेयर सॉरी 3, 4, 6 सॉरी, ये 5 होना चाहिए यहाँ पर। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। दिस इज 5th। ये मैंने गलती से आई थिंक 6 लिख दिया है। प्लीज़ ये करेक्ट कर लेना, ये गलत है। दिस इज 5th ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर 5। So teaching means giving information. Now we come to question number 2. Which of the following factors affect teaching? इनमें से कौन से factors हैं जो teaching affect करते हैं? Teachers internal locus of control. अपने लोकस, इंटरनल लोकस पे कंट्रोल होना जरूरी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोकस कंट्रोल, वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल मैं आपको एक बार समझा दूंगी। एक्सटर्नल लोकस वो होता है जब टीचर को ऐसे लगता है जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से हो रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि उनको अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेते हैं। अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ठीक से तो वो ब्लेम किसी और पे चले जाता है। राइट, मोस्टली यही होता है आजकल हम देखते हैं टीचिंग में। इंटरनल लोकस वो होता है जिसमें कि टीचर खुद के ऊपर लेता है कुछ, भले ही वो अचीवमेंट हो भले ही फेलियर हो, पर वो इंटरनली अपने ऊपर लेता है। तो वो कंट्रोल को हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सेकेंड है आपका लर्नर मोटिवेशन। फिर टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, टीचर्स सेल्फ एफिशिएंसी, learners interest in co-curricular activities, teachers skill in managing and monitoring, and teachers knowledge of the subject including general knowledge। तो इसमें ये भी कोड बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्या है इसके करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट यू गिव मी द आंसर्स। ओके, लेट्स सॉल्व। टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। लर्नर मोटिवेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लर्नर मोटिवेटेड नहीं होगा तो लर्निंग नहीं प्लेस हो सकती है। टीचर का बायोग्राफिकल डेटा नॉट एट ऑल रिलेटेड। टीचर्स सेल्फ एफिशिएंसी, यस, वेरी वेरी ट्रू। लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, नो, टीचिंग से इसका कोई मतलब नहीं है को करिकुलर एक्टिविटीज का। दैट इज अनदर, एकेडमिक इज अनदर थिंग एंड योर को करिकुलर एक्टिविटीज आर समथिंग एल्स। टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, वेरी ट्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, यस, जनरल नॉलेज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर ऑप्शंस 1, 2, 4, 6 and 7. So see where it is 1, 2, 4, 6 and 7. Here this code is absolutely right. Coming to third question, which combination of methods of teaching is likely
टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। इनमें से कौन कौन से मेथड ऑफ टीचिंग है जो कि लर्निंग को और ऑप्टिमाइज करते हैं और बढ़ाते हैं? लेक्चरिंग, डिस्कशन एंड सेमिनार मेथड, इंटरैक्टिव डिस्कशंस, प्लान लेक्चर्स एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस, या इंटरैक्टिव लेक्चर सेशंस फॉलोड बाय बस सेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट्स, या फिर लेक्चरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें एलिमिनेट करने चाहिए। अगर आंसर नहीं भी आते तो एलिमिनेशन के थ्रू हम बहुत अच्छे से इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेक्चरिंग को। अगर हम बोलें तो ये बहुत अच्छा टीचिंग मेथड हम नहीं मानते हैं। ये तब चलता है जब बहुत बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स है क्लास में, जहाँ पर कि हम डिस्कशंस वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब आते हैं हम देखिए, तो लेक्चरिंग यहाँ पर भी है, डिमॉन्स्ट्रेशन, पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन, इसको हम बिल्कुल रॉन्ग कर देंगे। अब हमारे बचे ऑप्शंस बी और सी। नाउ बी एंड सी में हम देखते हैं, बी है इंटरैक्टिव डिस्कशंस, ट्रू, प्लान्ड लेक्चर्स एंड पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस। यहाँ पर हमारा क्या चीज़ रॉन्ग हो रही है? और अच्छा, अगर हम देखें तो इसके यहाँ पर इंटरैक्टिव लेक्चर सेशंस फॉलोड बाय बस सेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करके, तो प्रोजेक्ट सिस्टम जहाँ हो गया, इंटरैक्टिव लेक्चर हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर हो गई, तो वहाँ पर बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ऑप्टिमाइज होती है लर्निंग और ज़्यादा। हेंस सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आप बोलोगे कि बी ऑप्शन क्यों हमने नहीं चूज करा? बिकॉज ऑप्टिमाइज लर्निंग करने के लिए पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस इज नॉट दैट कंपल्सरी कि आप पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशंस ही करोगे तो ही होगा, या प्लान्ड लेक्चर्स ही होंगे। बिकॉज लेक्चर्स जब हम प्लान करते हैं तो ठीक है, लेसन प्लान्स में हम इंक्लूड करते हैं प्लान लेक्चर्स को, बट जो हमारा एनवायरनमेंट उस टाइप का होता है, क्या पता हम द स्टूडेंट्स हैवंट अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टॉट देम इन द प्रीवियस क्लास, तो आप उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हो। तो प्लान्ड लेक्चर्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इंटरैक्टिव sessions with bus sessions, then brainstorming and projects are important. Coming to question number 4, this is assertion reasoning based question. assertion है आपका मीन्स आपका जो स्टेटमेंट है वो है, टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन। टीचिंग एड्स को कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव सप्लीमेंट्स, मतलब वो एक तरह से सप्लीमेंट्स इंस्ट्रक्शंस के। रीजन दिया है, दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर। अब देखिए, जब हम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, तो हमेशा एक कार्य याद रखिए कि सबसे पहले तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं, इनको अलग अलग पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं। अब हम देखते हैं हमारे दोनों स्टेटमेंट्स। यस, टीचिंग एड्स हमारा इफेक्टिव सप्लीमेंट है इंस्ट्रक्शन का, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। और वो जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को रखते हैं अच्छा इन गुड ह्यूमर। गुड ह्यूमर, ह्यूमर यहाँ पर मतलब नहीं कि हंसी मजाक, बट उनको एनर्जेटिक रखते हैं, राइट तो वो अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज, जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं वी ऑलवेज पुट बिकॉज, तो आप इसमें बिकॉज ज़रूर लगा दीजिएगा, सो दैट जब रीज़न को आपको देखना है कि रीज़न करेक्ट है या नहीं है, तो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिकॉज आप लगाएंगे तो अब इसे सॉल्व करके देखिए। Teaching aids have to be considered as effective supplements of instruction because they keep the students in good humor. So यहाँ पर हमारा अगर हम देखें तो फिर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप टीचिंग एड्स को यहाँ पर देखिए, हमारे स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन। बच्चों को एनर्जेटिक रखने में इसका कोई मतलब नहीं, गुड ह्यूमर में रखने में इसका कोई, वो वैसे भी टीचर्स एग्जाम्पल्स के थ्रू कर सकते हैं। इसमें टीचिंग एड्स का इंपॉर्टेंट होना टू मेक स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू। क्या पर्पस है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? ग्रेड करना स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम्स, एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, चेक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ग्राफ, या फिर प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस। स्टूडेंट्स को के ग्रेड्स को लर्निंग आउटकम्स को देखना, एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, चेक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ग्राफ, या प्रोवाइड करना। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में? जो टाइम जो कंटिन्यूसली आपका लिया जाता है, बार बार आप क्लास में ले सकते हो उसको, स्मॉल टेस्ट रख रही है, क्विज रखती है, इस तरह से, तो ये एक्सेलरेट करता है आपके स्टूडेंट्स के
परफॉर्मेंस को। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स टू एंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो क्या क्या लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए जो कि जो आपको एज अ टीचर समझने हैं, आप उनको सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एड्स का यूज़ करें ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सके। ए इज लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, एज एंड हैबिटेशन, learners parentage, socio-economic background and performance in learning of the concerned subject, या learners stage of development, social background and personal interests, या learners maturity level, academic performance level and motivation dispositions। इनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक जो लेना चाहिए? देखिए फर्स्ट टू ऑप्शंस आपके बिल्कुल रॉन्ग हो गए बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंटेज में का कोई मतलब रोल नहीं है इसमें कि लर्नर को किस तरह से पढ़ाया जाए। सेकेंड, अब आपका आता है सी और डी ऑप्शन। सी और डी में इफ यू सी लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन सोशल बैकग्राउंड का होना इज़ नॉट एट ऑल इन कंपलसरी। तो ये हमने यहाँ पर ये भी रॉन्ग कर दिया। लेकिन इससे पहले हम डी को देख लेंगे वेदर इसके सारे ठीक है या नहीं। लर्नर्स मेच्योरिटी लेवल वेरी ट्रू होना चाहिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल भी होना चाहिए और वो कितना मोटिवेटेड है ये भी होना चाहिए। तो हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। Coming to question number 7, internal and external factors that affect message reception by the students in the classroom are referred to as। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जो कि मैसेज को इफेक्ट करते हैं, जो क्लासरूम में दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द टीचर, क्या फीडबैक के थ्रू उसको क्या रेफर किया जाएगा? उसको फीडबैक बोलेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, चैनलाइजेशन बोलेंगे या नॉइज कहेंगे। याद रखिए मैसेजेस की बात करें, कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नॉइज। नॉइज एक तरह का बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। फ्रेगमेंटेशन और चैनलाइजेशन का मैं आपको एक बार मीनिंग बता देती हूँ। फीडबैक आप सबको पता है। फ्रेगमेंटेशन हियर मीन्स कि जब हम मैसेजेस कोई चीज़ होती है उसे टुकड़ों में बांटें, मतलब अलग अलग उसको डिवाइड कर दें कि अलग अलग मैसेजेस में, या और चैनलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे कोई मैसेजेस है उनको आप एक साथ लेके आओ, चैनलाइज करो उसको, तो ये आपका चैनलाइजेशन हो गया। बट हमारा राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 है टीचर इन अ क्लासरूम हैज इमीडिएट कंट्रोल ओवर द किस पे ज़्यादा कंट्रोल होता है? इमीडिएट कंट्रोल किस पे होता है टीचर का क्लासरूम में? द सेल्फ, सेलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। खुद के ऊपर कम्युनिकेशन के कौन से मेथड सेलेक्ट कर रही है और जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो। ऑडियंस के ऊपर, नॉइज के ऊपर और द रिसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब किस तरह से स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं। फीडबैक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और ऑडियंस के एक्सपीरियंस के ऊपर, या फिर कम्युनिकेशन चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अदर कम्युनिकेटर्स और कौन कौन से कम्युनिकेटर्स हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके सी यहाँ पर क्या है कि आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए लास्ट के, ये तीनों आपके रॉन्ग हैं। क्यों? बिकॉज सी एक टीचर जब आप क्लासरूम में होते हो तो आउटसाइड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉइज़ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। नॉइज़ कैन बी इंटरनल ऑल्सो एंड एक्सटर्नल ऑल्सो, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है बिकॉज यू नेवर नो व्हेन टेक्नोलॉजी फेल्स। फीडबैक के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन में एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ओके सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज सेल्फ अपने खुद के ऊपर आप कौन से कम्युनिकेशन मेथड्स को यूज़ करें और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पर आपका फुल कंट्रोल होता है एज अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 9 है एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर। अगर आप एज अ गुड कम्युनिकेटर होना चाहते हैं क्लासरूम के, तो आपको क्या पता होना चाहिए अपना ऑडियंस के, क्या पता होना चाहिए ऑडियंस के इमोशंस के ऊपर। साइलेंट क्यूज, आप जो क्यूज देते हो उनको साइलेंटली। आर्टफुल पॉजेज, जो बीच बीच में पॉजेज लेते हो आप वो, या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। Here the correct answer is your C option, artful pauses. Pauses बीच बीच में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कंटिन्यूसली नहीं बोलोगे, बीच बीच में ऐसे पॉजेज लो जिससे कि वो आर्टफुल होने चाहिए, मीन्स वो आपके टॉपिक से रिलेटेड पॉजेज होने चाहिए। ओके बट साइलेंट क्यूज क्या ले रहे हो, ऑडियंस के इमोशंस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये मैचिंग वाला है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये देखें तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो लेट अस सॉल्व दिस। सेट ए आपको दिया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, द नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट।
इसके साथ आपको दिया है सेट 2 में इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया गलती से, ये यहाँ आ गया है, ये रेगुलरिटी यहाँ सेट 2 का है, ओके, फर्स्ट पार्ट का। देन है टेस्ट एंड द इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन अ ग्रुप, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड क्विजेज एंड डिस्कशंस। अब आपको बताना है कि फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, नॉर्म एंड क्राइटेरियंस बेस्ड क्या है। इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स तो आप ये कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज कोड बेस्ड क्वेश्चंस में दो ही तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको सब कुछ आता है उसके बाद में, या अगर नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो। सो अब आप देखिए आप क्या करेंगे। लेट अस सॉल्व टुगेदर। सी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यू ऑल नो व्हाट इज दैट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है आपका जब आप क्विजेज डिस्कशंस वगैरह करते हो, तो ये आपका इससे हम मैच कर देते हैं ए का 4 से ही हमारा आंसर आ गया, बट हम और भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो रहा है, बट लेट्स सॉल्व इट मोर। समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है आपका, जो आप लास्ट में करते हो, फाइनल जो आपके आउटकम्स होते हैं, दैट मीन्स बी का आपका थर्ड आपका करेक्ट हो गया। देन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं आपके रेगुलरिटी पे, दैट मीन्स इवैल्यूएशन करते हैं आप टाइम टू टाइम, तो ये रेगुलरिटी इधर है, ओके, ये रेगुलरिटी का इधर है, टाइम टू टाइम आप इवैल्यूएशन करते हो ये। एंड लास्ट इज योर नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड टेस्ट, ये आपके हो जाते हैं टेस्ट एंड द इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन ग्रुप। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। टीचिंग एड्स का यूज किस ग्राउंड्स पर जस्टिफाई करते हो? अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स के अटेंशन क्लासरूम में, इनडिसिप्लिन को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और लर्निंग आउटकम्स क्या है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क्स। द ऑप्शन हेयर डी विल बी करेक्ट। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स क्यों नहीं लिया? बिकॉज टीचिंग एड्स का मतलब ये नहीं होता कि आउटकम लाना, बट लर्निंग को ऑप्टिमाइज करना। यहाँ आउटकम हमने लिख दिया तो ये ऑप्शन हमने इसलिए रॉन्ग कर दिया। इफेक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, तो इसलिए हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपके साथ के जो लोग हैं सब आपके इक्वल स्टेटस के हैं। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच टेक्स्ट। तो कौन सा कम्युनिकेशन वहाँ बेस्ट सूटेड होगा? जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ये इक्वल स्टेटस के हैं सब लोग, ओके। सो कौन सा कम्युनिकेशन प्लेस होगा वहाँ? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, या फिर क्रॉस कम्युनिकेशन? इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये कौन से कम्युनिकेशन होते क्या है। सी, हॉरिजॉन्टल होता है आपका ऐसे चलता है लेवल पे, वर्टिकल होता है आपका नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कॉर्पोरेट मतलब अलग अलग बिजनेस कंपनीज के बीच में, क्रॉस कम्युनिकेशन होता है बड़ा से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ, ऐसे करके चलता है क्रॉस। तो जब हाँ इक्वल स्टेटस की बात होती है दैट मीन्स सब एक ही लाइन में हैं, एक ही तरफ से हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, इसे क्षैतिज कम्युनिकेशन कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीचर। टीचर पे क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सके? फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, फुल टाइम अपना इन्वॉल्वमेंट रहा है मैनेजमेंट में, एग्जाम्पल सेट करें, विलिंगनेस होना चाहिए एजम्पशंस के लिए टू द टेस्ट, या फिर एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना। फर्स्ट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया, बिकॉज मैनेजमेंट में फुल टाइम आपका कोई रोल नहीं। एज अ टीचर यू नीड टू गिव योर फुल टाइम एक्चुअली इन द क्लासरूम, नॉट इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जब एक रॉन्ग हो ही गया तो हमारा बी, सी और डी करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एटीट्यूड्स, एक्शंस, अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड एज। क्या कंसिडर किया जाता है? अगर एटीट्यूड, एक्शंस, अपीयरेंसेस की हम बात करें तो इनमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी चीज़ इनको डिनोट करती है? वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल या इरेशनल? हेयर द करेक्ट आंसर विल बी नॉन वर्बल। ये तीनों, इसमें एलिमिनेशन का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज नॉन वर्बल ही है जो इन तीनों को आपके एटीट्यूड्स, एक्शंस और अपीयरेंस को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन ज़्यादातर क्या होता है? स्प्यूरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन या कन्फ्रंटेशनल?
स्प्यूरियस मीन्स स्प्यूरियस क्रिटिकल कन्फ्रंट्रेशन, एक तरह से हम बोलेंगे एक जैसा ही हो गया। इसमें ये होता है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होता रहता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, राइट। लेकिन हमेशा याद रखिए टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन हमेशा यूटिलिटेरियन होता है, मतलब उसका हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे काम आता है। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो वो किसी तरह से आपके यूजफुल होता है कम्युनिकेशन, बाकी ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट इज डिटरमाइंड बाय। जब आप क्लासरूम में होते हो तो जो टीचर है, कम्युनिकेटर है, उसका ट्रस्ट किस तरह से आप बिल्डअप करोगे, क्या चीज़ इसमें से यूज़ करोगे ट्रस्ट बिल्डअप हो। हाइपरबोल, यूज़ ऑफ हाइपरबोल, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना, या फिर वॉइस लेवल को चेंज करना, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना, मतलब कुछ दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाना जिसका आप यूज़ कर रहे हो तो ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, या फिर आई कॉन्टैक्ट। हमेशा याद रखिए जब भी आप कम्युनिकेशन की बात होती है तो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ ट्रस्ट लेवल। इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द पर्सन विद हुम यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट और आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो तो वहाँ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। हाईएस्ट लेवल कौन सा है कॉग्निटिव एबिलिटी का? नोइंग, जानना, किसी चीज़ को समझना, उसको एनालाइज करना, या इवैल्यूएशन करना। अगर आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट लेवल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी पहले सबसे देखिए क्यों बोल रहे हैं कि इन चारों में इवैल्यूएशन क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि पहले हम चीज़ों को जानते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं, फिर उसको जो समझा होता है उसको एनालाइज करते हैं, और लास्ट में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल हमारा ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता है? क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज लर्निंग, क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो लर्निंग को इनकरेज कर रहा है। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर और स्टूडेंट्स का, एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करना, या टीचर्स का नॉलेज। इनमें से कौन सा जो इम्पैक्ट नहीं करता है टीचिंग को? याद रखना यहाँ पर नॉट, प्लीज़ नॉट पे ज़रूर ध्यान दिया करो, ओके। बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है, ओनली बी इज रॉन्ग हियर बिकॉज सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर और स्टूडेंट्स का कोई मतलब नहीं है इसका इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करने में, इम्पैक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन वन मोर कोड बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट अबाउट टीचिंग एड्स, इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है? दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ज़्यादा टाइम तक कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, लर्न करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग बनाता है, या एनहांस करता है रोड लर्निंग, रट्टा मारने वाली रिपीट कर करके लर्न वाली चीज़ करने वाली चीज़ को ये प्रमोट करता है। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है ये वाला ये रॉन्ग है, सिर्फ ये रॉन्ग है, बाकी तीनों एनहांस करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं कॉमनली ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? अचीवमेंट टेस्ट्स, मेकिंग सिलेक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब को, इस जॉब पे जा रहे हो तो वहाँ पर सिलेक्शन के लिए, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए फॉर अ कोर्स, या फिर लर्नर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पता करने के लिए, या फिर असेस करने के लिए अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कितना लर्नर सीख चुका है उसको पता करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट, याद रखिए अचीवमेंट की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ्स वीकनेस नहीं पता करनी है, जॉब की बात नहीं हो रही है, कैंडिडेट के कोर्स की सिलेक्शन। अचीव मतलब कितनी चीज़ आपने अचीव करी है, तो असेस करने के लिए क्या लर्न करा है ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसरटेन्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या पता करता है, क्या इससे क्या मतलब है? स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग प्रोग्रेस और फेलियर्स पता करने के लिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, या फिर डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द एंड, लास्ट में क्या कितना पता अचीव करा है वो देखने के लिए, या कॉज और रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग में उनको कॉज देखने के लिए, क्यों है वो प्रॉब्लम्स, और रेमेडीज मतलब क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक, अब डायग्नोस्टिक अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, डायग्नोस्टिक का सबसे लिटरल मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का, जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोस करते हैं,
राइट जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, कुछ बीमारी होती है, वो डायग्नोस करते हैं आपको, उसके बाद वो आपको दवाई देते हैं। तो डायग्नोस का आप डॉक्टर से आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट करके कर सकते हैं। वो पता करते हैं क्यों बीमारी हो रही है और इसकी क्या रेमेडीज होती है। सेम वे क्लासरूम में भी आप इनफैक्ट इवैल्यूएशन में कर सकते हैं कि क्यों ये कॉजेज है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है लर्निंग में और उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू, क्यों यूज किए जाते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स? ग्लोरीफाई द क्लास, क्लास को बहुत ग्लोरीफाई करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को की क्लैरिटी के लिए, या डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए। वेरी इजी क्वेश्चंस, आई नो एवरीवन विल आंसर दिस, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, शुड आई इरेज इट? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, एक स्मार्ट क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप होना चाहिए, या फिर डीवीडी या वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा या स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हो एक, और प्रोजेक्टर और स्क्रीन ज़रूरी है। तो स्मार्ट क्लासेस अगर आपने कभी विजिट की होंगी तो आप बताइए इनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हेयर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं इन अ स्मार्ट क्लासरूम। Question number 24, I'm so sorry I repeated this question, so this one is repeated. Okay, we will skip to question number 25. This is the last question. Which one of the following is considered a sign of motivated teaching? इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाएगा कि मोटिवेटेड टीचिंग है ये? स्टूडेंट्स बार आस्क कर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की क्लास में, पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लासरूम में, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ टीचर बोल रहा है, या फिर स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं। तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है आपको कि मोटिवेटेड टीचिंग हो रही है क्लासरूम में? लास्ट टू ऑप्शंस तो हम एलिमिनेट कर देंगे, दोनों रॉन्ग हैं। अब फर्स्ट ए और बी में से देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मोटिवेटेड मीन्स बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं टॉपिक में, तो जहाँ उनको क्यूरीज आ रहे हैं, जहाँ डाउट्स आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोटिवेटेड टीचिंग। मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग अच्छी करें तो ही है, इस कंडीशंस हो सकती हैं कि मे बी कि बोला गया है कि आपकी इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए तो ही आपको स्कूल में क्लास में बैठने दिया जाएगा, या इस तरह से कुछ। तो मेन होता है स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है। So yes, we have finished this 175 questions till now, and if you have any doubts related to any of the questions we have done, please do comment me and you can ask your doubts there. I will definitely do it back to you. And if you have liked this thing, please do comment there in the section that yes, you have liked this series, and so that I also get motivated to bring more good questions for you all. And you can even share the videos. So okay, take care everyone. Thank you and bye bye.